So in today's lecture we are going to discuss general principles and processes of isolation of elements, ठीक, जिसको हम मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। So 12th क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसमें हर साल नीट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो बहुत ही आराम से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम साथ साथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि इस चैप्टर में हमेशा नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कि बहुत ही इजी होता है, ठीक है ना। आपकी 4 मार्क्स जो है नीट में इस चैप्टर से बिल्कुल आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। सो going to the introduction to this chapter metallurgy, let's start with this thing that we know कि हमारी यूनिवर्स जो है वो बनी हुई है 118 एलिमेंट्स से, जहां तक जो अभी तक हमने देखा हुआ है कि there are 118 एलिमेंट्स, ठीक। Among those 118 elements 96 एलिमेंट्स जो है they are naturally occurring और वो हमारी जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और rest of the elements जो है they have been synthesized artificially and are called artificially synthesized किए गए हैं by the process which is called as artificial transmutation, ठीक है। Now ये जो 96 एलिमेंट्स हमारे पास नेचर में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक। ये 96 एलिमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? most of these elements they are found in nature in the earth's crust. They are found in nature in earth's crust, ठीक। तो earth's crust में इनको हम देखते हैं, ठीक है। Now earth's crust में ये 96 एलिमेंट्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं और नंबर सेकंड जो कि रिएक्टिव होते हैं, ठीक। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स आपको पता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक वी हैव कॉपर, ठीक। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल वी हैव सिल्वर, वी हैव गोल्ड, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि लेस रिएक्टिव है, ठीक। लेस रिएक्टिव होने का मतलब ये ऑक्सीजन, मॉइस्चर एक्सेट्रा इन चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर हम अर्थ's क्रस्ट में इन एलिमेंट्स की बात करें, सो दीज एलिमेंट्स आर फाउंड टू बी इन द अर्थ's क्रस्ट इन देयर elemental form, ठीक है ना, in their uncombining form, ठीक। और we call that form as native form, ठीक, native form, ठीक है। क्या मतलब? हमने ये बताया कि एलिमेंट्स जो हमारे पास है वो नेचर में अर्थ's क्रस्ट में यूजुअली पाए जाते हैं और अर्थ's क्रस्ट में जो एलिमेंट्स है दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव, ठीक। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो कि किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं एंड दे आर फाउंड in their free state, in their uncombined state or in their native state, ठीक, और native form, ठीक। Whereas we have another which are more reactive elements, ठीक। reactive elements का मतलब जो elements ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी स्पीशीज के साथ रिएक्ट करते हैं, वो नेचर में अर्थ's क्रस्ट में हम देखते हैं they are usually present in their combined form, in the form of their compounds, ठीक। So reactive elements are present in their combined form in the earth's crust, combined form, ठीक। Now in the earth's crust ये elements combined form में present होते हैं and we define those combined forms into two categories, ठीक है ना। एक combined form को हम बोलते हैं mineral, ठीक, और दूसरा combined form जो होता है that is called as an ore, ठीक है, ore and mineral, ठीक। So mineral और ore इनमें क्या डिफरेंस है? इन mineral किसको कहते हैं और ore किसको हम कहते हैं, ठीक। So we'll simply say that mineral का मतलब क्या होता है? मिनरल हम बोलते हैं किसी भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस को जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर कंबाइंड स्टेट, ठीक है ना। मतलब वी कैन सिंपली डिफाइन मिनरल्स एज as the naturally
occurring naturally occurring materials in which elements or their compounds compounds occur in the Earth's crust. ठीक, सो ऐसे नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स जिनके अंदर एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द अर्थ's crust, ठीक, इन द अर्थ's crust, ठीक, जिस फॉर्म में एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स अर्थ's crust में प्रेजेंट होते हैं, उस फॉर्म को, उस चीज को हम नाम देते हैं मिनरल, ठीक। Now on the other hand there is another term that is called as ore, ठीक, तो ध्यान से देखिएगा ore किसको कहते हैं, और हम कहते हैं उन मिनरल्स, और is defined as minerals, वो मिनरल्स, जब मैंने मिनरल्स कहा तो इसका मतलब और के अंदर भी क्या होते हैं, और के अंदर भी एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स अर्थ's crust में प्रेजेंट होते हैं इन द कंबाइंड स्टेट, ठीक है। नाउ दीज आर द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच elements can be extracted. Elements can be extracted conveniently and profitably. मतलब ऐसे मिनरल्स, जिन मिनरल्स के अंदर हम एलिमेंट्स को, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? एक तो आराम से उनको इजीली हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड थिंग इज दैट द एक्सट्रैक्शन मस्ट बी अ प्रॉफिटेबल थिंग, ठीक है ना। तो हम उनको क्या करने चाहिए, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करने चाहिए, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम मेटल हमारे पास है, ठीक, और ये एल्युमिनियम मेटल जो है ये अर्थ's crust में डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक। मिसाल के तौर पर इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्ले, ठीक, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है हमारे अर्थ की, क्ले, जिसके अंदर क्ले प्रेजेंट होता है, तो वो क्ले जो है उस क्ले के अंदर भी एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है, ठीक। तो क्ले का फार्मूला हम लिखते हैं Al2O3 twice SiO2 twice water, ठीक। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्ले, ठीक। और आप क्ले में भी देख सकते हैं एल्युमिनियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, एंड एट द सेम टाइम एल्युमिनियम इज आल्सो प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट इन द अर्थ's crust in the form of what we call as bauxite, ठीक, in the form of bauxite, ठीक है। तो bauxite क्या होता है, bauxite is Al2O3 2 times water, ठीक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एल्युमिनियम मेटल जो है वो अर्थ's crust में इन द फॉर्म ऑफ क्ले भी प्रेजेंट है, एंड इन द फॉर्म ऑफ दिस सब्सटेंस बॉक्साइट Al2O3 2 times water, ठीक है। लेकिन अगर हमें एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, तो आपने देखा होगा कभी भी क्ले से हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हालांकि क्ले में भी एल्युमिनियम प्रेजेंट है, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है क्ले से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस स्टार्ट करते हैं, वी विल सी दैट कि एल्युमिनियम को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो खर्चा आता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट amount of aluminium we actually obtain out of the clay, ठीक है। that means यहाँ पे जो extraction of aluminium है वो profitable नहीं होता है। on the other hand अगर हम bauxite को ले लें, बॉक्साइट में भी एल्युमिनियम कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, और अगर हम यहाँ से एल्युमिनियम को बाहर निकालते हैं, we are able to extract this aluminium conveniently as well as profitably, ठीक। so as a result of that ये bauxite जो है, I will call this bauxite as the ore of aluminium, ठीक। bauxite will be called as the ore of aluminium and clay will be simply a mineral, clay is simply a mineral, ठीक। so difference यहाँ पे समझ में आई कि ore और mineral दोनों ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नेचुरली ऑकर करते हैं और जिनके अंदर एलिमेंट्स अर्थ's crust में प्रेजेंट होते हैं इन द कंबाइंड स्टेट, ठीक। मगर
मिनरल्स से हम मेटल्स को या एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली. हाउएवर फ्रॉम द ओर्स वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स और एलिमेंट्स कन्वीनियंटली एज वेल एज प्रॉफिटेबली. ठीक है, सो वी कैन सिंपली से दैट एल्यूमिनियम जो है और यहाँ पे क्ले जो है और बॉक्साइट जो है, ठीक, आई कैन से एल्यूमिनियम जो है इट इज ए मिनरल ऑफ, सॉरी बॉक्साइट जो है इट इज ए मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम एज वेल एज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है ना. लेकिन अगर मैं क्ले की बात करूं आई कैन से दैट एल्यूमिनियम दिस क्ले is a mineral of aluminium but not an ore of aluminium. ठीक, so I can generalize the statement. We can simply say that all ores are minerals. ठीक, सभी ores क्या होते हैं? minerals. ठीक है ना. but all minerals are not ores. ठीक, are not ores. सभी ores minerals होते हैं लेकिन सभी minerals ores नहीं हो सकते. ठीक है ना. so clearly हमने यहाँ पे explain किया ore और mineral की definition क्या है. ठीक है. now जब हम ओर्स की बात करते हैं तो हमारे मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. दे कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, दे कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ these halides, they can be present in the form of sulfides, they can be present in the form of sulfates or carbonates or silicates etc. ठीक है. तो यहाँ पे हम कुछ important ores के formulas देंगे और उन ores के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. क्योंकि कभी एज ए सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. आपको बोला गया होगा फॉर एग्जांपल बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ. ठीक है ना. तो नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे. ठीक, या आपको ओर का फॉर्मूला दिया गया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस ओर का नाम बताइए. ठीक, सो वी विल बी राइटिंग सम इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ मेटल्स. ठीक, so these are some important ores जिसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं कुछ ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेट्स, इसी तरीके से कुछ हैलाइड ओर्स और कुछ सल्फेट के ओर्स. ठीक है. तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हमने पहले ओर का फॉर्मूला लिखा है Al2O3. ठीक है. तो इस Al2O3 के ओर को हम नाम देते हैं कोरंडम. इसी तरीके से Al2O3 2 times water. ठीक, दिस ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज बॉक्साइट. SnO2 टिन ऑक्साइड जिसको हम कहेंगे एज एन ओर वी कॉल इट एज टिन स्टोन. ठीक, सिमिलरली यू हैव Fe2O3 हेमाटाइट, इसको हेमाटाइट कहते हैं. यू हैव Fe3O4 दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइट. ठीक, Fe3O4 जो है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है टू ऑक्साइड्स का. इट इज एक्चुअली FeO dot Fe2O3, then you can see Fe3O4. ठीक है ना. so it is a combination of ferrous oxide and ferric oxide. Ferrous ferric oxide, so as an ore we call it as magnetite. Similarly Fe2O3 3 times water, this is what we call as limonite ore. FeCr2O4, this is called as chromite ore. Chromite ore भी इसकी तरह दो ऑक्साइड्स का बना होता है. ये होता है एक्चुअली मेड अप ऑफ, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ FeO dot Cr2O3. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO and Cr2O3. Similarly you have MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड. एज एन ओर यू कॉल इट एज पाइरोल्यूसाइट, इसको हम पाइरोल्यूसाइट का नाम देते हैं. ठीक, सिमिलरली कुछ सल्फाइड ओर्स हैं, इंपॉर्टेंट सल्फाइड ओर्स. वी हैव ZnS which is called as zinc blende. We have PbS which is called as galena. ठीक, सिमिलरली यू हैव HGS का नाम होता है cinnabar. ठीक, सिमिलरली यू हैव Ag2S, you call it as argentite. Then you have FeS2, you call it as iron pyrites. ठीक, CuFeS2, copper pyrites. ठीक, similarly carbonate, important ores of carbonates are MgCO3, magnesium carbonate, this is called as magnesite. ठीक, CaCO3, this is called as limonite. ठीक, and a combination of CaCO3 and MgCO3, CaCO3 dot MgCO3, this is what we call it dolomite. इसको हम क्या नाम देते हैं? dolomite. ठीक, similarly you have ZnCO3, this is called as calamine. FeCO3 is known as siderite.
ठीक। सिमिलरली among the halides you have NaCl, NaCl को एज एन और हम नाम देते हैं रॉक साल्ट, ठीक। AgCl का नाम है हॉर्न सिल्वर। In Na3AlF6, Na3AlF6 this is called as cryolite, ठीक। CaF2 is known as fluorspar। KCl MgCl2 6 times water which is a double salt, पढ़ा होगा आपने, तो इसका नाम क्या है, कार्मेलाइट, ठीक। इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट सल्फेट और है, MgSO4 7 times water, this is what we call as Epsom salt, इसको हम नाम देते हैं Epsom salt, ठीक। इसी तरीके से CaSO4 2 times water, this is what we call as gypsum, ठीक। Similarly you have Na2SO4 10 times water, और इस और का नाम होता है, this is what you call as Glauber's salt, ठीक। So these are some important ores of metals, वो exist होते हैं usually या तो in the form of their oxides, या in the form of their sulfides, या in the form of carbonates, या in the form of halides or in the form of sulfates। इसी तरीके से they may also exist in the form of their silicates as well, ठीक। So now we introduced कि mineral क्या होता है और ore क्या होता है, ठीक। अब इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मेटलर्जी बेसिकली किस चीज का नाम है, मेटलर्जी में हम क्या करते हैं, ठीक है। सो मेटलर्जी में हम अब यही चीज करेंगे, वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स from their ores, ठीक है। So metallurgy को अगर हम define करें, we can simply define metallurgy as it is that branch of chemistry which deals with the extraction of metals from their ores, ठीक। बहुत ही सिंपल, मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेथड या एक ऐसा इल्म जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर्स से कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, ठीक। और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक। उन डिफरेंट स्टेप्स को हम नाम देते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, ठीक है। सो वी डिफाइन व्हाट मेटलर्जी इज, एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या होगा, वो स्टेप्स जिन स्टेप्स से हम एक एक करके क्या कर सकते हैं, इन मेटल्स को इनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, जहां से बेसिकली हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक। So we said metallurgy is the branch of chemistry which deals with the extraction of metals from their ores, and the various steps involved in the extraction of metals from their respective ores is what we call as metallurgical operations, ठीक। So we have to follow various steps to extract a metal from its ore, ठीक। नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप जो हमारा है, that is जब हमने ओर को जमीन से हासिल किया, डिगिंग से, जो हमारे पास डिफरेंट एपरेटसेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने किसी जगह पे आइडेंटिफाई किया कोई मेटल का ओर प्रेजेंट है, तो हम वहां से उस मेटल के ओर को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ लंप्स, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, ठीक। तो उन ओर्स को स्टोन्स या लंप्स के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं, दैट इज हम उन स्टोन्स को क्रश करते हैं, ठीक। सो द फर्स्ट स्टेप involved in the extraction of metals from their ores is crushing and pulverization. Crushing and pulverization, क्या मतलब crushing and pulverization? मैंने भी बताया कि जब metals को हम उनके ओर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी जगह पे है, तो उन ओर्स को वहां पे खोदा जाता है, ठीक है ना, बाहर निकाला जाता है, और जब हम उनको बाहर निकालते हैं, यूजुअली उनको बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में बाहर निकाला जाता है, ठीक। तो हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप जो हम करते हैं, दैट इज क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। क्रशिंग का मतलब हम पहले उनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक। तो उन पत्थरों को हम एक कुछ एपरेटसेस है हमारे पास, कुछ ग्राइंडर्स है हमारे पास, उनके अंदर रखते हैं, जो कि उनको क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, और उनको छोटे छोटे कंकरों के फॉर्म में वहां पे उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो क्रशिंग का मतलब होता है कि हम उन बड़े लंप्स को क्रश करते हैं इन ग्राइंडर्स, ठीक। सो यूजुअली वो जो ग्राइंडर्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं जॉ क्रशर्स, ठीक। सो क्रशिंग इज कैरिड आउट इन apparatus which is called as jaw crusher or stamp mill, jaw crushers or stamp mills, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने इनको छोटा छोटा कर दिया, ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उनको फर्दर
और फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो पल्वराइजेशन का मतलब होता है उनको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पाउडर फॉर्म में। ठीक, सो हम क्रश करते हैं उन लम्प्स को, छोटे छोटे टुकड़ों में हमको कन्वर्ट करते हैं, फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम फर्दर फाइन पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पाउडर इनको कहां पे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास स्पेशल apparatus है, दे आर कॉल्ड एज बॉल मिल्स। ठीक, बॉल मिल्स। So the first step is the crushing and pulverization। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमारा ओर है वो अब किस फॉर्म में आ गया, वो हमारे पास it comes in the form of a fine powder। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो क्या होगा। ठीक है, अब जो कि हमने इस मैटर इस ओर को कहां से निकाला है, जमीन से निकाला है। ठीक है ना, तो जमीन के साथ जब हमने इसको बाहर निकाला तो इस ओर के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज लगी होती है, अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। ठीक, जैसे उसके अंदर रेत के पार्टिकल्स, ठीक, सैंड पार्टिकल्स लगे हो। ठीक है ना, इसी तरीके से उसके अंदर क्ले लगा होगा। ठीक, इसी तरीके से इसके अंदर कुछ रॉकी मटेरियल्स हो सकते हैं। ठीक, या उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर भी लगा हो सकता है। ठीक, सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, वी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दोस अनवांटेड इंप्योरिटीज। ठीक है ना, और उस स्टेप को हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक, सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। Next step is concentration. Step number 2, concentration of ore. This is also called as, concentration का एक और नाम है, this is also called as ore dressing. Ore dressing, or this is also called as benefaction. Benefaction. ठीक? Now what do we do in this step is simply मैंने बताया जब भी हम इस ओर को निकालते हैं बाहर, ठीक है, तो उस ओर के साथ अनवांटेड इंप्योरिटीज लगी होती है। इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट। ठीक, द इंप्योरिटीज कैन बी सैंड, it can be clay, it can be some rocky impurities, rocky materials, or it can be organic matter, ठीक। एंड इन सारी इंप्योरिटीज के लिए हम एक टेक्निकल टर्म यहाँ पे यूज करेंगे। These impurities are called as gangue or matrix, gangue or matrix, ठीक। So what is gangue or matrix? It is the unwanted impurities which are associated with the ore particles, ठीक है ना। So concentration में हम क्या करते हैं? We separate, what do we separate? We separate gangue from ore. We separate gangue from ore. That means we will get rid of these unwanted impurities from our ore particles, ठीक। और उस मेथड को हम क्या नाम देते हैं? We call this method as benefaction or ore dressing or simply concentration of the ore, ठीक। अब ये benefaction या concentration डिफरेंट तरीकों से किया जाता है, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट, पहला तरीका जिससे हम इसकी सफाई कर सकते हैं ore की, that is called as the hand picking। हैंड पिकिंग, तो नाम से पता चलता है हैंड पिकिंग का मतलब क्या है? हम हाथ से ही निकालेंगे इन इंप्योरिटीज को बाहर, ठीक। और ये तब किया जाएगा जब ओर के अंदर जो इंप्योरिटीज होंगे दे आर विजिबल, ठीक है ना। जब वो बड़ी होंगी, विजिबल होंगी, आंखों से दिखाई देगी, तो हम क्या करते हैं? तो हम सिंपली क्या करेंगे? हम उनको हाथों से बाहर निकालेंगे। जैसे हम चावल की सफाई करते हैं, ठीक है ना, चावल के अंदर कंकर वगैरह होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हैंड पिकिंग से ही यूजुअली उसको बाहर निकालते हैं, ठीक। बट दिस मेथड इज यूजुअली नॉट एम्प्लॉयड इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एंड द रीजन इज दैट ये मेथड जो है इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, ठीक। एक तो ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, एंड नंबर सेकंड थिंग इज दैट इट रिक्वायर्स ह्यूज मैन पावर, इट रिक्वायर्स मैन पावर। तो इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक, क्योंकि एक आदमी तो हैंड पिकिंग नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और ये मेथड यूजुअली एम्प्लॉय नहीं किया जाता है, ठीक। सो हम कुछ एडवांस्ड मेथड्स की तरफ जाएंगे। नंबर सेकंड मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ओर इज दैट इज कॉल्ड एज
hydraulic washing. Hydraulic washing. Number second, that is called as gravity separation. Gravity separation or hydraulic washing. Hydraulic washing or levitation. नाम साथ साथ याद रखिएगा और हर किसी टर्म का क्या मतलब है वो भी याद रखने की कोशिश करें. सो ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन. ठीक, इस मेथड में हम क्या करते हैं, कैसे हम सेपरेशन करते हैं. तो पहली बात, इसमें हम किस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी. इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी. Specific gravity. So, what is the principle of hydraulic washing? It is based on the differences in specific gravity of ore particles and gangue particles. ठीक है ना, मतलब ये कि जब ore और gangue particles में densities में, specific gravities में, heaviness में फर्क हो, ठीक है ना, उस वक्त हम इस चीज को अप्लाई करते हैं. और ये यूजुअली किन ओर्स के लिए अप्लाई होता है, याद रखिएगा, ये यूजुअली ऑक्साइड्स के लिए अप्लाई होता है. ऑक्साइड्स के लिए. ठीक, मिसाल के तौर पर हेमेटाइट है Fe2O3. ठीक, Fe2O3 और पार्टिकल्स को हम कंसंट्रेट करते हैं यूजुअली बाय दिस मेथड. ठीक, इसी तरीके से वी कैन हैव फॉर एग्जांपल SnO2 टिन स्टोन के पार्टिकल्स, इनको हम कंसंट्रेशन करते हैं यूजिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन. ठीक, सो Fe2O3 SnO2. सो दो चीजें हमने बताई, ये तब यूज होगा जब स्पेसिफिक ग्रेविटीज में डिफरेंसेस होंगे और गैंग पार्टिकल्स में. ठीक, और ये यूजुअली अप्लाई होता है किन के लिए, ऑक्साइड ओर्स के लिए Fe2O3 एंड SnO2. ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए, हम सिंपली इनके वॉशिंग करते हैं. ठीक है ना, यू नो, अगर हम किसी दो चीजों को पानी में डाल दें, ठीक है, उनमें से एक हैवी होगा और एक लाइटर होगा, व्हाट विल हैपन, यू नो, सिंपली क्या हो जाएगा, लाइटर पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वो ऊपर आ जाएंगे और हैवियर पार्टिकल्स जो है वो क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे. ठीक है ना, यही चीज इसी तरीके से हम यहाँ पे भी मेथड को यूज करते हैं. गैंग पार्टिकल्स यूजुअली क्या होते हैं, लाइटर. ठीक, और पार्टिकल्स, ये वाले ओर्स यूजुअली क्या होते हैं, हैवियर होते हैं. ठीक, तो इनमें से गैंग को रिमूव करना आराम से हम निकाल सकते हैं, कैसे, यूजिंग ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन टेक्निक. ठीक, नाउ ये काम किया जाता है दो तरह के एपरेट्स में. ठीक है, नंबर 1, पहला एपरेट्स जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक क्लासिफायर्स. हाइड्रोलिक क्लासिफायर. हाइड्रोलिक क्लासिफायर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कंसंट्रेशन और लेविगेशन को कैरी आउट करते हैं. ठीक, व्हाट डज दिस हाइड्रोलिक क्लासिफायर मीन, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, एक कोन शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, कोन शेप्ड टैंक होती है रादर, लाइक दिस. सो इस तरीके का एक एपरेट्स होता है जिसमें हम ऊपर से यहां से और पार्टिकल्स को डालते हैं. ठीक, यहां से और पार्टिकल्स को डालते हैं और इसके नीचे से एक पाइप लगी होती है जिस पाइप के थ्रू काफी तेजी से वाटर पास किया जाता है. ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर से नीचे आता है और यहाँ पे वाटर हम भेजते हैं. ठीक,
तो फास्ट जेट ऑफ वाटर से क्या होता है, यहाँ पे ओर के साथ तो मिक्स हो जाता है, एंड यू नो ओर पार्टिकल्स जो होते हैं दे बीइंग हेवियर, वो क्या हो जाते हैं, दे गेट सेटल्ड टू द बॉटम, ठीक है ना, तो वो यहाँ बॉटम के ऊपर जमा हो जाते हैं, ठीक। और बॉटम के ऊपर जमा होने के बाद हमने यहाँ पे एक आउटलेट रखा होता है, जिस आउटलेट से वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक। तो इस आउटलेट से क्या निकलते हैं, ओर पार्टिकल्स, ठीक है, ओर पार्टिकल्स। और जो हमारे गैंग पार्टिकल्स होते हैं दे बीइंग लाइटर, जब वो लाइट होते हैं, लाइटर होने की वजह से क्या होगा, लाइटर होने की वजह से वो ऊपर ऊपर उठ जाएंगे। तो जैसे जैसे वो ऊपर उठेंगे, हमने यहाँ पे भी एक आउटलेट रखा होता है, ठीक। तो जो कि वाटर फ्लो कर ही रहा है, वो अपने साथ इन गैंग पार्टिकल्स को भी लेके चला जाएगा, और वो गैंग पार्टिकल्स यहाँ इस वाले आउटलेट से बाहर चले जाएंगे, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट गैंग पार्टिकल्स सेपरेट हो गए और हमारे ओर पार्टिकल्स भी सेपरेट हो गए, ठीक। इस मेथड को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ठीक। इसी तरीके से एक और एपर्ट्स भी है जिसके अंदर हम हाइड्रोलिक वॉशिंग को कैरी आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विल्फली टेबल्स, विल्फली टेबल्स, विल्फली टेबल्स। तो विल्फली टेबल्स में हम क्या करते हैं, हम एक स्लॉन्टिंग टेबल लेते हैं, इस तरीके से स्लॉन्टिंग पोजीशन में, ठीक। और इस टेबल के ऊपर हम ओर पार्टिकल्स को डालते हैं, लाइक दिस, these are the ore particles along with the gangue particles, ठीक। नाउ इस टेबल के ऊपर यहाँ पे रिफल्स लगे होते हैं, रिफल्स मतलब यहाँ पे कुछ वुडन पीसेस लगे होते हैं, ऐसे यहाँ पे, ठीक, वुडन पीसेस लगे होते हैं, ठीक। इनको हम रिफल्स कहते हैं, रिफल्स, ठीक। ये हमारा ओर पार्टिकल है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद यहां से फास्ट मूविंग जेट ऑफ वाटर पास किया जाता है, काफी तेजी से वाटर को पास किया जाता है, ठीक। तो ऑब्वियसली जब तेजी से वाटर को पास किया जाएगा, व्हाट विल हैपन, वाटर इन ओर पार्टिकल्स के ऊपर से होके चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक। नीचे आते आते क्या करेगा, इसके अंदर जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होंगे, वो उन गैंग पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाएगा और नीचे फ्लो हो जाएगा, और कोई कोई और पार्टिकल भी जा सकता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द फास्ट स्पीड ऑफ दैट वाटर जेट, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, वो अगर और पार्टिकल्स को भी अपने साथ लेगा तो इन रिफल्स के ऊपर वो रुक जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और आप ये वाटर कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हो, तो कंटिन्यूअस सप्लाई की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे वाटर आगे चलेगा, ये अपने साथ किनको लेकर चला जाएगा, गैंग पार्टिकल्स को लेकर चला जाएगा, और खुद जो है और जो और पार्टिकल्स है वो या तो इसी टेबल के ऊपर बच जाएंगे या फिर इन रिफल्स के ऊपर आ जाएंगे, ठीक। As a result of that, we will be able to get rid of the gangue particles. So this method of concentration of the ore is what we call as gravity separation, or we call it as hydraulic washing, और इसको हम नाम देते हैं lavication, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, हम स्पेसिफिक ग्रेविटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक। और ये किन के लिए यूज होता है, यूजुअली ऑक्साइड ओर्स के लिए, ठीक है। So next method of separation जो हमारा है, next method of concentration rather, that is what we call as second method, third method in fact, that is उसको हम नाम देते हैं magnetic separation, magnetic separation, magnetic separation, ठीक। मैग्नेटिक सेपरेशन हम तब यूज करेंगे जब हमारे ओर और गैंग पार्टिकल्स दो में से एक स्पीशीज जो है वो मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा स्पीशीज नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक। आइदर द ओर पार्टिकल्स और द गैंग पार्टिकल्स मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक, एंड द अदर वन शुड नॉट रेस्पॉन्ड टू द मैग्नेट, ठीक। सो मैग्नेटिक सेपरेशन में कौन सा यूज हम करेंगे, कौन सा एम्प्लॉय करेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी, difference in magnetic properties, difference in magnetic properties, मतलब either the ore or gangue particles must be magnetic. So by magnetic I mean it must be attracted to the magnet, either the ore or gangue particles, ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं, what we do is हम एक इसमें एक व्हील
एक apparatus होता है जिसमें दो व्हील्स लगे होते हैं, ठीक, और उन दो व्हील्स में से एक व्हील जो है उसको मैग्नेटिक बनाया जाता है, इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो इसमें क्या लगा होता है, मैग्नेट, एक व्हील में मैग्नेट लगा होता है, दूसरे व्हील में मैग्नेट नहीं होता है, ठीक, और इन दो व्हील्स के ऊपर एक रबर का बेल्ट लगा होता है, ठीक, रबर बेल्ट, ठीक है ना। इसी रबर बेल्ट पे हम क्या करते हैं, इसी रबर बेल्ट पे और पार्टिकल्स को डाला जाता है along with the gang particles, ठीक। तो जब इस व्हील का नेचर क्या है, दिस व्हील इज मैग्नेटिक, ठीक, तो इस व्हील को रोटेट किया जाता है एट ए वेरी हाई स्पीड, ठीक है ना। तो जैसे जैसे व्हील रोटेट होगा, रबर का जो इसका बेल्ट है वो भी आगे चला जाएगा और वो और पार्टिकल्स को अपने साथ लेके चला जाएगा, ठीक ना। जैसे ही और पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, गिरने की कोशिश करेंगे, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वाला और पार्टिकल मैग्नेटिक या गैंग पार्टिकल जो मैग्नेटिक इन नेचर होगा, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा, जो मैग्नेटिक स्पीशीज इनमें होगा, वो इसकी तरफ टुवर्ड्स द मैग्नेटिक व्हील गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होगा नॉन मैग्नेटिक, ठीक, स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करने की वजह से ये थोड़ा सा दूर गिर जाएगा, ठीक। सो सिंपल सी बात है, एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, दूसरा अट्रैक्ट नहीं होता है। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है वो मैग्नेट के साइड से ही गिरेगा, जो अट्रैक्ट नहीं होता है वो मैग्नेट से दूर जाके गिरेगा, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका और पार्टिकल और आपकी गैंग पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसमें आप इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव क्रोमाइट ओर, ठीक, दिस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमाइट ओर। यू नो क्रोमाइट ओर, अभी हमने बताया क्रोमाइट ओर क्या होता है, FeCr2O4, ठीक। So these are the ore particles, ठीक, and this ore particle, it is magnetic in nature, it is magnetic in nature means it is attracted by the magnet, और उसके साथ जो impurity associated होती है, silicious impurity SiO2, silica, which is the gang particles, ठीक, ये gang particles जो है they are non-magnetic, ठीक। Now जब हम इनको इस मैग्नेटिक सेपरेटर के ऊपर, इसको हम मैग्नेटिक सेपरेटर भी कहते हैं, इस मैग्नेटिक सेपरेटर के ऊपर रखेंगे, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कौन से हमें मिलेंगे, दिस विल बी द क्रोमाइट ओर पार्टिकल्स, और यहाँ पे गैंग पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, वी हैव फॉर एग्जांपल क्रोमाइट ओर, इसी तरीके से वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ टू अदर सब्सटेंसेस, वुल्फ्रामाइट FeWO4, दिस इज कॉल्ड एज वुल्फ्रामाइट, वुल्फ्रामाइट, इसके साथ होता है टिन स्टोन SnO2, so a mixture of wolframite and tin stone. Wolframite is non-magnetic and tin stone is magnetic. इनको हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। सो मैग्नेटिक सेपरेशन में हम किस फिजिकल प्रॉपर्टी को एम्प्लॉय करते हैं, देयर मस्ट बी डिफरेंस इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, वन ऑफ द पार्टिकल्स, आइदर द ओर और गैंग पार्टिकल्स, इट मस्ट बी अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर मस्ट नॉट रेस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। नाउ उसके बाद जो फोर्थ मेथड ऑफ दिस कंसंट्रेशन है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट एग्जाम्स में, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, नेक्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम्स में, ठीक। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन, हम सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज किया जाता है सल्फाइड ओर्स के लिए, सल्फाइड ओर्स। पहली बात, फ्रॉथ फ्लोटेशन इज एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर्स। मिसाल के तौर पर यू हैव ZnS, जिंक सल्फाइड, जिसको हमने अभी जिंक ब्लेंड का नाम दिया। सिमिलरली यू कैन हैव PbS, जिसको हमने गैलिना कहा, ठीक, एंड यू कैन हैव Ag2S, आर्जेंटाइट, ठीक। मतलब सल्फाइड ओर्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या डिफरेंस होती है, सो इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन वेटिंग एबिलिटी,
थोड़ा समझने की कोशिश करें। वेटिंग एबिलिटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, ओर एंड गैंग पार्टिकल्स इन ऑयल एंड वाटर, इन ऑयल एंड वाटर। ठीक, मतलब ये कि जो हमारे सल्फाइड ओर पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ जो एसोसिएटेड गैंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, उनकी डिफरेंशियल वेटिंग एबिलिटी होती है। मतलब उनमें से जो ओर पार्टिकल्स हमारे होते हैं, ओर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स दे आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल। ठीक, प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल मींस ये ऑयल में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय वाटर। मतलब हमारे पास जो सिस्टम है जिसमें ओर पार्टिकल्स हैं और गैंग पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो ओर पार्टिकल्स किस में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं? ऑयल में, और जो हमारे गैंग पार्टिकल्स है वो किस में डिसॉल्व होते हैं? वाटर में। ठीक, तो हम क्या करते हैं इस मेथड में? इस मेथड में हम इस और गैंग पार्टिकल्स का जो मिक्सचर है इसको एक टैंक में लेते हैं। ठीक, सो वी टेक ए बिग कंटेनर, एक टैंक लेते हैं। ठीक, उस टैंक में हम क्या करते हैं? उस टैंक में हम और को डालते हैं। ठीक, और उस और के साथ साथ हम वाटर और ऑयल मिक्स करते हैं। ठीक है ना, सो वी मेक ए सस्पेंशन। हम क्या बनाते हैं? एक सस्पेंशन बनाते हैं। किसका? और पार्टिकल्स का। तो इसमें हमारे और पार्टिकल्स हैं, ठीक, प्लस क्या हम डालते हैं? प्लस हम इसमें ऑयल डालते हैं, प्लस हम इसमें वाटर डालते हैं। ठीक है, सो वी मेक ए सस्पेंशन ऑफ ओर विद ऑयल एंड वाटर। ठीक है ना, और इस टैंक के अंदर क्या लगा होता है? इस टैंक के अंदर हम एक फैन लगाते हैं। ठीक है, या एक रोटर लगाते हैं। ठीक, जिसको हम बहुत ही तेजी के साथ मूव करवाते हैं। ठीक, तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? जब हम इसको फास्ट मूव करवाते हैं यहाँ पे एजिटेशन होती है। एजिटेशन की वजह से क्या होता है? ऑयल और वाटर, ठीक, इनका जो सस्पेंशन है जब ये घूमता है तो यहाँ पे फ्रॉथ बन जाता है। ठीक है ना, और फ्रॉथ के अंदर क्या चले जाते हैं? ओर पार्टिकल्स। ठीक, तो अभी हमने बताया ओर है, ऑयल है और वाटर है। ओर के अंदर ओर पार्टिकल्स के साथ साथ गैंग पार्टिकल्स भी है। तो ओर पार्टिकल्स किसके अंदर चले जाएंगे? ऑयल के अंदर, और गैंग पार्टिकल्स किसके अंदर डिसॉल्व होंगे? वाटर के अंदर। तो जब हम इसको एजिटेट करते हैं, एजिटेशन की वजह से क्या होता है? इस ऑयल का फ्रॉथ बन जाता है। ठीक, तो फ्रॉथ बनने की वजह से क्या होता है? क्योंकि आपको पता है फ्रॉथ क्या होता है? फ्रॉथ इज लाइटर। ठीक, तो वो ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, लाइक दिस, यहाँ पे झाग बन जाता है। ठीक, और ये झाग किसका बन जाता है? ये झाग बन जाता है ऑयल का। और ऑयल के अंदर किसके पार्टिकल्स रहेंगे? ऑयल के अंदर ओर के पार्टिकल्स रहेंगे। सो हमारे जो ओर पार्टिकल्स होंगे वो झाग में चले जाएंगे, फ्रॉथ में चले जाएंगे, और जो हमारे गैंग पार्टिकल्स है वो वाटर में रहेंगे। वो वाटर जो होगा वो नीचे रहेगा और पार्टिकल्स ऊपर इस फ्रॉथ में रहेंगे। ठीक, तो फ्रॉथ जो है इसको हम स्किम ऑफ करते हैं, इसको हम उठाते हैं, दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं सल्फाइड के ओर पार्टिकल्स को फ्रॉम द गैंग पार्टिकल्स। ठीक, तो सिंपली इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ओर पार्टिकल्स आर मोर soluble in oil and gang particles are more soluble in water. What we do? We make a suspension of ore in oil and water and then we agitate it. ठीक है ना, एजिटेशन की वजह से क्या होता है? ऑयल का फ्रॉथ बन जाता है, ऑयल पोर्शन का फ्रॉथ बन जाता है, और फ्रॉथ के अंदर ऑलरेडी और पार्टिकल्स होते हैं। इस फ्रॉथ को उठाया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो जो फ्रॉथ होता है उसमें सिर्फ और के पार्टिकल्स होंगे, और जो पीछे बच जाएगा वाटर उसके अंदर गैंग के पार्टिकल्स होंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ टर्म्स हम यूज करते हैं। नंबर 1 टर्म इज फ्रॉदर्स। फ्रॉदर्स, ठीक, तो फ्रॉदर्स हम बोलते हैं ऑयल को जो हम यूज करते हैं। ठीक, तो यूजुअली हम यूज करते हैं इसमें पाइन ऑयल, पाइन ऑयल यूज करते हैं, या फिर इसमें हम यूकेलिप्टस ऑयल यूज करते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक, क्योंकि ये ऑयल जो होते हैं ये थोड़ा सस्ते होते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे खर्चा कम आ जाता है। ठीक, नंबर 2 they are called as froth stabilizers. Froth stabilizers मतलब जो फ्रॉथ को स्टेबलाइज करते हैं, जो इसको काफी देर तक रख पाते हैं। ठीक है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मोर एंड मोर
this ore particles are dissolved in the froth. ठीक, froth stabilizers में आपको याद रखना है some cresols are used. ठीक, cresols को यूज किया जाता है या फिर हम aniline को यूज करते हैं. Cresols or aniline is used as froth stabilizer. ठीक है, इसी तरीके से एक और टर्म है जिसको हम नाम देते हैं कलेक्टर. कलेक्टर्स, कलेक्टर्स कलेक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल स्पीशीज होते हैं जो क्या करते हैं, जो इस ओर पार्टिकल की वेटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं इन ऑयल. ठीक, कलेक्टर्स आर केमिकल्स या सब्सटेंसेस which increase the wettability of ore particles in oil. ठीक, ore particles in oil. ठीक, तो for example you have ethyl xanthates, you have potassium, ethyl xanthate, potassium ethyl xanthate, or we can use some fatty acids. ठीक, तो बेसिकली ये कैसे वेटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. फैटी एसिड्स का आपको पता ही होगा. फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके पोलर एंड्स होते हैं. ठीक है ना, उनके दो एंड्स होते हैं, एक होता है पोलर एंड और दूसरा होता है नॉन पोलर एंड. ठीक, तो ये फैटी एसिड्स या इसी तरीके से इथाइल xanthate या कोई भी कलेक्टर जो है वो क्या करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे ओर पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो फैटी एसिड हमने इसके अंदर डाल दिया. फैटी एसिड क्या करेगा, वो अपना पोलर ग्रुप, ठीक, पोलर ग्रुप से इन ओर पार्टिकल्स के ऊपर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. ठीक, सो इट विल बी अटैच्ड लाइक दिस. ठीक है, तो जब ये अटैच हो गया इसके ऊपर, इसका पोलर ग्रुप ओर पार्टिकल के साथ लग गया और इसकी टेल जो है वो बाहर रह गई. टेल जो है वो क्या है, दैट इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है ना, और वाटर को रिपेल करने के बाद उसके अंदर और एक चीज लगी है, दैट इज ऑयल. ठीक है, ऑयल चूंकि क्या होता है, ऑयल भी नॉन पोलर होता है और इसका ये हाइड्रोफोबिक एंड भी नॉन पोलर होता है. इसकी वजह से ये इन ओर पार्टिकल्स की वेटेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ज्यादा से ज्यादा ओर पार्टिकल्स को भेजता है किसमें, ऑयल में, जो कि बाद में फ्रॉथ में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक, तो उसको हम नाम देते हैं कलेक्टर्स. कलेक्टर्स आर इथाइल xanthate, पोटेशियम इथाइल xanthate एंड फैटी एसिड्स को हम यूज करते हैं. ठीक, इसी तरीके से हम किसी जगह पे एक और चीज यूज कर सकते हैं जिनको हम नाम देते हैं डिप्रेसेंट्स. तो डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे इस ओर के अंदर, हमने अभी बताया कि हम फ्रॉथ फ्लोटेशन किन के लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए. जब एक से ज्यादा मोर देन वन सल्फाइड ओर्स आर प्रेजेंट, more than one sulfide ores are present, या more than one sulfide impurities are present in the mixture. For example, अगर हम इसकी बात करें, for example यह जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड. ठीक, जिंक ब्लेंड हमारा ओर है, इसके अंदर गैंग पार्टिकल्स भी होंगे और जिंक ब्लेंड के अंदर साथ साथ लेड सल्फाइड की भी इंप्योरिटी पाई जाती है. ठीक है, सो दैट मीन्स हमारे इस मिक्सचर में एक तो जिंक सल्फाइड है और उसमें गैंग पार्टिकल्स है और साथ साथ उसमें लेड सल्फाइड भी प्रेजेंट है. ठीक, तो अगर हम सिंपल तरीका यूज करेंगे, सिंपल तरीके से क्या होगा, दोनों जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड ये दोनों किस में चले जाएंगे, फ्रॉथ में चले जाएंगे. एज रिजल्ट ऑफ दैट हमारा जो ओर है वो पूरी तरीके से मतलब सेपरेट नहीं हो पाएगा, फ्री नहीं होगा. ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ ऐसे केमिकल्स यूज कर सकते हैं जो ओर या इस
इन दो में से किसी एक के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक। तो जब वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करने की वजह से क्या होता है, वो उसको पोलर बना देता है, ठीक है। पोलर बनने की वजह से एक इनमें से वाटर में ही रह जाता है और एक जो है वो किस में चला जाएगा, ओर में चला जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इस वाले केस के अंदर सोडियम साइनाइड डाल दें, ठीक है, सोडियम साइनाइड हम यहाँ पे यूज करते हैं एज ए डिप्रेसेंट, ठीक। तो सोडियम साइनाइड को अगर मैं डालूं, ये क्या करता है, ये जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, जिंक सल्फाइड प्लस सोडियम साइनाइड, ठीक। जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो सोडियम सल्फाइड, सोडियम साइनाइड जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज NaZnCN4, ठीक, NaZnCN4। दिस इज सोडियम टेट्रासायनोजिंकेट, ठीक। सोडियम टेट्रासायनोजिंकेट जो है ये एक पोलर सब्सटेंस है, दिस इज अ पोलर सब्सटेंस, ठीक। और ये पोलर सब्सटेंस जो है किसकी वजह से बना, हमारा जो ओर था जिंक सल्फाइड वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक पोलर सब्सटेंस में, और वहां पे बचा क्या, लेड सल्फाइड, जो कि एज सच है। तो अगर हम इस वक्त एजिटेशन करेंगे तो उस एजिटेशन की वजह से क्या होगा, लेड सल्फाइड फ्रॉथ में चला जाएगा, लेकिन जिंक सल्फाइड फ्रॉथ में नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट वी विल बी डूइंग इज हम इस लेड सल्फाइड को बाहर निकाल सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, ठीक। तो जैसे ही लेड सल्फाइड बाहर निकलेगा, उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस करेंगे अपने जिंक साइनाइड को वापस कन्वर्ट करने में, किसके लिए, किसके अंदर, जिंक सल्फाइड में, ठीक। इसको वापस कन्वर्ट करेंगे जिंक सल्फाइड में, और जिंक सल्फाइड जो है उसके अंदर हम फिर से फ्रॉथ फ्लोटेशन करके इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। सो डिप्रेसेंट्स हम तब यूज करेंगे जब एक से ज्यादा सल्फाइड वाले पार्टिकल्स वहां पे मौजूद हो। तो वो डिप्रेसेंट क्या करेगा, एक सल्फाइड पार्टिकल के साथ कंबाइन होगा, उसको सॉल्युबलाइज कर देगा वाटर में, दूसरे को ऐसे ही रखेगा, वो जो ऐसे ही रहा उसको हम बाहर निकाल सकते हैं यूजिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन। देन लेटर ऑन हम इसको फर्दर प्रोसेस करके इसको वापस सल्फाइड में कन्वर्ट करके उसको फिर से फ्रॉथ फ्लोटेशन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है।